कहानी की शुरुआत एक चीनी स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहाँ के बच्चे होने वाली एनुअल फंक्शन की रिहर्सल कर रहे हैं। यहाँ पर लिहान नाम की औरत सफाई कर्मचारी का काम करती है और उसकी बेटी टोंग भी इसी स्कूल में पढ़ती है। बरसात के दौरान ऑडिटोरियम की छत से पानी की बूंदें टपक रही है और लिहान छत के इसी हिस्से को साफ करने की कोशिश कर रही है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल एक प्लम्बर को लेकर आता है। उसका नाम जायफू है। वो इसी स्कूल का स्टाफ है और अलग अलग तरह के रिपेयरिंग का काम करता है। इसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी एंजू भी पढ़ती है। उसे अपने बाबा का इस तरह लिहान जैसे सी ग्रेड स्टाफ को तवज्जो देना अच्छा नहीं लग रहा। स्कूल के बाद लिहान हर जगह अपनी बेटी टोंग को ढूंढ रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी है, मानो कुछ गलत हो रहा हो। और उसका यह डर सच होता है क्योंकि एमजी और उसके दोस्त टोंग को बुली कर रहे हैं। उन्होंने उसके पूरे शरीर पे गम लगाकर दीवार से चिपका दिया है और उसे कुछ बोलने के लिए उकसा रहे हैं क्योंकि टोंग बोल नहीं सकती। बेचारी वो अपने साथ हो रही चीजों का विरोध तक नहीं कर सकती। और इसी बात का फायदा उठाकर एमजी और उसके दोस्त उसे बुरी तरह बुली कर रहे हैं। स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स ने भी ऐसा होते हुए देखा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि वो एमजी के खिलाफ जा सके क्योंकि वो यहाँ की प्रिंसिपल की बेटी है। उससे सभी डरते हैं, यहाँ तक कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी सब देखकर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। एमजी ने टोंग के चेहरे और बालों पर गोंद लगा दिया और उसे कहा कि तुम्हारी माँ मेरे बाबा को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हुए टोंग का बनाया हुआ एक कागज का क्राफ्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों को बगल से गुजरता देख लियान दौड़कर कमरे में आई और अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसे रहा नहीं गया। उसे इस तरह से सताया गया है, उसके पूरे शरीर में इस तरह से गूंद चिपकी पड़ी है कि उसके बाल काट कर उसे वहाँ से उतारा गया। एक माँ से अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही और वो टोंग को गले लगाकर खूब रोती है। अब स्कूल छुट्टी होने के बाद शाम के वक्त उन तीनों लड़कियों को एक खंडहर बनी बिल्डिंग में देखा गया। वो वहाँ फोन करके एमजी को भी आने को कह रहे हैं, लेकिन एमजी मना कर देती है क्योंकि आज उसे बुखार है। और वो तीनों लड़कियाँ अपने में ही वहाँ एंजॉय करने लगती है कि तभी किसी एक को वहाँ किसी तरह की आवाज सुनाई दी और वो देखने के लिए चली गई। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटी तो बाकी की दो लड़कियां भी उसे तलाश करने के लिए पीछे पीछे गए, मगर उन्हें वहाँ उनके दोस्त की लाश पड़ी मिली और एक आदमी रेनकोट पहने उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों लड़कियां ही जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन अफसोस वो दोनों भी बारी बारी से मारी गई। फिर हम ठीक वैसा ही रेनकोट लियान को पहने उसके बगीचे में काम करते हुए देखते हैं। टोंग भी वही खड़ी है, लेकिन दूर से ही कोई इन दोनों माँ बेटियों पर नजर रखे हुए है। तभी उस आदमी का फोन बजने लगा। लियांग समझ जाती है कि वहाँ पर कोई तो था, पर जब वो पीछे मुड़ी तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। वहाँ अगले दिन से उन तीनों गुमशुदा लड़कियों के माँ बाबा पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। एमजी के पिता प्रिंसिपल भी उससे पूछते हैं क्या उसे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर वो ना में जवाब देती है। फिर हम देखते हैं कि लियान प्रिंसिपल के लिए अपने बागीचे का नींबू का शरबत बना के लाई है। वो उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि टोंग एक स्पेशल चाइल्ड है और इसीलिए उसका ट्रांसफर किसी स्पेशल केयर वाले स्कूल में करवा देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पा रही। जिस पे प्रिंसिपल बोला अभी उसके स्कूल में ट्रांसफर हुए 1 ही महीना हुआ है, वो जितना नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगी उतना ही जल्दी सीखेगी। उसे तुम्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है, और वैसे भी अगर बार बार स्कूल चेंज करोगी तो इससे हमारे स्कूल का नाम भी खराब होगा। जिस पे लियान बोली अगर टोंग को इसी स्कूल में रखना है तो आपको अपनी बेटी पे नजर रखने की जरूरत है। कहिएगा कि वो सारी हदों को पार न कर जाए। अब वहाँ हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो 3 लड़कियाँ गायब हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात है उन्हें वहाँ कोई लाश नहीं मिलती। मिलता है तो टोंग का वही पेपर क्राफ्ट जो वो लड़कियाँ ही वहाँ पर लेकर आई थी। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्कूल आती है, जिसके लिए सबसे पहले वो टोंग को बुलाते हैं। उससे जो कुछ भी पूछा जाएगा उसे एक पेपर पर लिखकर जवाब देना होगा, मगर वो बेचारी इतनी डरी हुई है कि कुछ लिख नहीं पाती। जैसे ही लियान को इसका पता चला वो दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है। तब पुलिस ने उससे पूछा कि ये पेपर क्राफ्ट तुम्हारा ही है ना, जो वारदात की जगह पर मिला है। टोंग अब भी खामोश है। इस पर लियान कहती है वो दरअसल पिछले शुक्रवार के दिन टोंग की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे जल्दी घर ले आई। पुलिस लियान को बार बार चेतावनी देती है कि हमें ये सब टोंग के जरिए सुनना है। तब लियान ने टोंग से कहा कि उसे जो कुछ भी याद है इस पेपर पे लिख देने को, मगर वो इतनी ही खौफजदा है कि कुछ लिख नहीं पाती। अब इसके बाद पुलिस ने एमजी को बुलवाया। वो लड़कियाँ उसकी दोस्त है
और आखिरी कॉल रिकॉर्ड में उसी का कॉल उन्हें गया है। एमजी ने कहा कि आखिरी शुक्रवार के दिन वो पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया और वो उनसे मिलने नहीं जा पाई। दरअसल आखिरी शुक्रवार से ही वो तीनों लड़कियां लापता है और अपनी सफाई के तौर पर वो उन्हें मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है, जिसके बाद पुलिस और उसे कुछ नहीं कह पाती। अब कहानी हमें कुछ दिन पहले की दिखाते हैं। टोंग नई स्कूल में ट्रांसफर हुई है और वो पूरे मन से एक ड्राइंग बना रही है। इस ड्राइंग में एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है कि गर्दन से ढेर सारा खून निकल रहा है और इसके ऊपर एक नींबू का पेड़ है। इसी से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि टोंग किस तरह की मानसिक हालातों से गुजर रही है। उसकी डरी हुई आंखों और भींची हुई मुट्ठी से वो किस दौर से गुजर रही है, इसका पता लगाया जा सकता है। और फिर उसी ड्राइंग पेपर को 4 हिस्से में बांटकर उसने वो पेपर क्राफ्ट तैयार किया था। अब यहाँ पर गुमशुदा उन तीनों लड़की के माँ बाप स्कूल में आकर अपनी बेटी के बारे में पता कर रहे हैं कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, कहीं किसी को कुछ मालूम तो नहीं। वो टोंग और उसकी माँ से भी इस बारे में पूछती है। लियान ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर कुछ मालूम चले तो वो उन्हें जरूर बताएगी। इतना कहकर वो टोंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर लौटते वक्त बारिश तेज हो रही है। दोनों माँ बेटी एक स्टेशनरी दुकान में घुसते हैं, जहाँ का दुकानदार टोंग को भीगी हालत में देख तौलिया लेकर उसे सुखाने लगता है, जिस पर लियान ऐतराज जताते हुए टोंग से अलग कर देती है। तब उस आदमी ने कहा, तुम्हारा पति एक भला आदमी था। टोंग अपनी बेटी ना होते हुए भी वो उसे बहुत प्यार करता था। लियान बिना कुछ बोले टोंग को लेकर वहाँ से निकल गई और रास्ते में टोंग ने देखा कि फिर से कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। घर पहुँचने पर पता चलता है कि उनका कोई नया पड़ोसी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल में काम करने वाला रिपेयरमैन जाइफू है। लेकिन लियान उससे बिना कुछ कहे घर की मकान मालकिन को बागीचे के कुछ नींबू देकर टोंग को अपार्टमेंट के अंदर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद लियान फिर से वही रेनकोट पहनकर बगीचे में काम करने के लिए चली गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि एमजी एक वीरान बस में अकेली बैठी हुई है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। पलट कर देखा तो वही रेनकोट पहने आदमी खिड़की के बाहर से झांक रहा है और फिर उसने बस के अंदर आकर उस पे हमला कर दिया और बड़ी ही बेदर्दी से उसे वही मार डाला। फिर हमें स्कूल में दिखाते हैं कि फेंग नाम के टीचर का आज फेयरवेल है। लियान उनके लिए भी अपने बागीचे से ढेर सारे नींबू लेकर आई है। दरअसल लियान सबका ख्याल रखती है और इसीलिए सब उसे बहुत पसंद भी करते हैं। और फिर जाइफो टीचर फेंग को उनके घर छोड़ आता है। अब इधर अगले दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन प्रिंसिपल को उनकी बेटी एमजी कहीं नहीं मिल रही और जाइफो ऑडिटोरियम के छत के उसी हिस्से की मरम्मत कर रहा है। फंक्शन शुरू होता है। प्रिंसिपल बार बार अपनी बेटी को फोन लगा रहा है। तभी उसे उसकी रिंगटोन कहीं आसपास ही सुनाई देती है। जैसे ही प्रिंसिपल अपनी स्पीच देने के लिए उठे, ऑडिटोरियम की छत से उनकी बेटी की लाश छत की रस्सी से बंधी झूल रही है और वो फोन उसी की जेब में रखा हुआ है। देखते ही पूरे ऑडिटोरियम में बच्चों की भगदड़ मच जाती है। जल्द ही न्यूज रिपोर्टर्स भी वहाँ तक पहुँच गए। स्टूडेंट से पूछने पर उन सभी ने टोंग पर उंगली उठा दी। इधर लियान को भी टोंग स्कूल में कहीं नहीं मिली, तो वो उसे ढूंढते हुए घर लौट आती है, मगर वो वहाँ पर भी नहीं है। तब लियान को ख्याल आता है कि कोई काफी दिनों से उन पर नजर रखे हुए था। इधर पुलिस ने एमजे के पिता यानी प्रिंसिपल से पूछताछ शुरू कर दी। उनसे पूछने पर कि क्या आपको किसी पर शक है, प्रिंसिपल ने बताया कि किसी को स्कूल के आसपास देखा गया है जो लड़कियों की फोटोज और वीडियोस बनाता है। और दूसरी तरफ उसने जाइफो का नाम लिया। अभी कुछ ही वक्त पहले उसने अपने परिवार और अपनी बेटी को गवा दिया। टीचर फेंग की सिफारिश पर ही हमने उसे स्कूल में काम पर रखा है। उधर लियान ने जब बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसने जाइफो को उनके घर से बाहर निकलते हुए देखा। वापस जाकर चेक करने पर उसे टोंग की टूटी हुई घड़ी और कांच पर उसके खून के धब्बे मिले। ये सारे सबूत देखकर वो अंदाजा लगा सकती है कि किस तरह उसकी बेटी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया है और उसका शक पूरी तरह जाइफो पर ही है। वो उसके घर की तलाशी लेना चाहती है, इसीलिए वो अपनी खिड़की के सहारे उसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए उसे काफी चोट भी लगती है, लेकिन आखिरकार वो उसके अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो जाती है। वहाँ वो हर जगह टोंग को ढूंढने लगी, पर उसका वहाँ कोई नामो निशान नहीं। और तभी जाइफो स्कूल से घर वापस आ जाता है। लियान किसी तरह उसके बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी उसका फोन बजा, लेकिन शुक्र है कि वो वाइब्रेशन पर है। अब कपड़े बदलते वक्त जाइफो की जेब से उसके एक चाबी का गुच्छा नीचे गिर गया, जो कि ठीक लियान के सामने पड़ा हुआ है। अगर वो चाबी लेने के लिए झुका तो वो यकीनन लियान को देख लेगा, मगर ऐसा होने से पहले ही उनकी मकान मालकिन
किसी काम के सिलसिले में जाइफो को बुलाने आई और मौका पाते ही लियान वहाँ से निकल जाती है। इधर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लियान के पास आती है तो उसने बताया कि उसकी बेटी टोंग स्कूल के एनुअल फंक्शन प्रोग्राम के बाद से ही कहीं गायब है। जब पुलिस ने बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि जाइफो बड़े बड़े काले पॉलिथीन में कुछ कचड़े के डब्बे में फेंक रहा है। पुलिस ने तुरंत जाकर उन डब्बों की छानबीन की, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पीछे से लियान को वही रिंगटोन सुनाई दिया, उसी आदमी का है जो बार बार उनका पीछा करता है। लियान ये सुनकर उसके पीछे भागी। पुलिस भी उसका पीछा करता है और वो रेनकोट पहना आदमी सड़क पार करते हुए एक गाड़ी से टकरा गया। जब पुलिस ने जाकर उसका मुखौटा खोला तो वो उसी का बेटा निकलता है, जो पिछले 2 सालों से घर से बाहर रहता है और वही छुप छुप कर स्कूल की लड़कियों की फोटोज और वीडियोस बनाता है। उसकी इन्हीं अश्लील हरकतों की वजह से वो पुलिस वाला अपने बेटे को बहुत मारता था, लेकिन फिर भी वो उसके स्वभाव को बदल नहीं पाया। उसे अपने बेटे के फोन से लड़कियों के कई सारे अश्लील फोटोज और वीडियोस बरामद हुए, जिसमें वो घटना भी कैद है जब जाइफो टोंग को जबरदस्ती घर से लेकर जा रहा है। ये देखकर लियान ने उससे पूछा, तुमने क्यों ये सब देखकर भी पुलिस को इत्तला नहीं की, क्यों टोंग को नहीं बचाया? जवाब में उस लड़के ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। ये सुनकर लियान हैरान है और उस पुलिस वाले ने भी उसकी ये बात सुनी। फिर ठीक तरह से एक एक वीडियो चेक करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि लियान हर रोज टोंग को बेदर्दी से मारा करती थी और इस तरह का चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ा गुनाह है। लियान ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ टॉम को अनुशासन सिखा रही थी ताकि आगे चलकर वो इस दुनिया का सामना कर सके और इसका उसके किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। लियान को पुलिस स्टेशन में छोड़कर पुलिस अफसर अब जाइफो को ढूंढने के लिए निकलती है। कुछ ही देर में स्कूल के एक और टीचर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। लियान ने उनके पास ठीक वैसे ही चाबी देखी जैसा उसने जाइफो के पास देखा था, जो बिस्तर के नीचे छुपे रहते वक्त उसके सामने गिरी थी। लियान की पूछने पर उस टीचर ने बताया कि ये उनके चैरिटी फाउंडेशन की चाबियां हैं जो काफी समय से बंद पड़ी है। लियान को लगता है कि हो ना हो जाइफो ने टोंग को वहीं छुपा कर रखा है और लियान चाबी के उस गुच्छे को चुपके से चुरा कर पुलिस स्टेशन से उस चैरिटी फाउंडेशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइफो मिस जू को लेकर चैरिटी फाउंडेशन की तरफ ही जा रहा है। जब मिस जू की नजर गाड़ी में रखी फेंग की किताब पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि मिस्टर फेंग एक बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने हमेशा से ही दान और धर्म का काम किया है, लेकिन जाइफो जिसकी नौकरी मिस्टर फेंग की वजह से ही स्कूल में लगी है, वो चुपचाप बैठा रहा। रास्ते में पुलिस वैन की भीड़ देखकर जाइफो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। अब यहाँ कोई जू को फोन करके बताता है कि जाइफो एक क्रिमिनल है, पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। जब उसने रेडियो ऑन किया तो वही बात दोबारा दोहराई गई। ये सुनकर जू डर जाती है, लेकिन जाइफो के सामने कहती है कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं, मुझे मालूम है कि तुम बहुत भले इंसान हो। पर जाइफो उसकी बातों पर बिना कोई गौर किए चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। अब यहाँ पुलिस को जाइफो की तरह लियान पर भी बराबर का शक है, क्योंकि उसने हर दिन अपने बेटे के ऊपर चाइल्ड अब्यूज किया है। वो उसके घर पर तलाशी लेने गए और उन्हें घर पर एक फोन मिलता है। फोन पर से लियान को कॉल करने पर दूसरी तरफ से लियान को लगा ये फोन टोंग की तरफ से आया है, मगर वो फोन पर कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ पुलिस का लियान पे शक गहराता जा रहा है और उसने अपने डिपार्टमेंट में फोन करके लियान के हस्बैंड के बारे में पता लगाने को कहा, जो कि काफी समय से लापता है। इधर हम लियान को चैरिटी फाउंडेशन के सामने देखते हैं। यहाँ पर उन्हें उन्हीं 3 लड़कियों की लाश मिलती है जो कि लापता है। सब देखकर लियान बुरी तरह डर जाती है और टोंग को ढूंढने लगती है। वो बस मन ही मन प्रार्थना किए जा रही है कि टोंग उसे कहीं इस हालत में ना मिले। दूसरी तरफ हम जाइफो को एक घर पर देखते हैं जहां वो अपनी बेटी की यादों में खोया हुआ है। उसकी बेटी दरअसल थोड़ी सी एबनॉर्मल थी और वो टोंग की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। स्कूल में दोनों थोड़ा अलग होने के कारण उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं रहते। फिर एक दिन हेजॉन का जन्मदिन आया और उसने अपने बाबा से एक केक की फरमाइश की, मगर उसी दिन एमजे और उसके दोस्तों ने उसे बुरी तरह बुली करने की ठान ली थी। उन्होंने उसके सर पर एक कांटे का ताज पहनाया। थोड़ा एबनॉर्मल होने की वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया, उसके बाल काट दिए, उसे खूब मारा पीटा और ये सब उनके ग्रुप की एक लड़की अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। हेजॉन का एक पालतू कबूतर था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उन लोगों ने उसी को पकड़ लिया और उन्होंने हेजुन को छत के उसी कांच के हिस्से पे खड़े होने को कहा
नहीं तो वो उस कबूतर को मार डालेंगे। तभी वहाँ टोंग आ पहुँचती है और वो ये सब देख लेती है। हेजुन ने रोते हुए उससे मदद मांगी। टोंग ने अपने जेब से एक कैंची निकाली और उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी लियान आकर उसे रोक लेती है। उसे मालूम है कि इसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो टोंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। टोंग ने अपनी माँ से बिन्नतें की कि वो हेजॉन की मदद करे, मगर जब तक लियान ऊपर आती है, हेजॉन छत के उस कांच के सिरे पर खड़ी है। टोंग की वहाँ से जाने के बाद हेजॉन पूरी तरह हिम्मत हार गई और वो कांच टूटकर वो नीचे गिर पड़ती है। इसके साथ ही हेजॉन की मौत हो गई। उस दिन को याद करके ज़ाइफो आज भी बहुत तकलीफ में है और इसीलिए उसने अपनी बेटी को मारने वाले उन सभी को बेदर्दी से मार डाला। और उसके बाद हम फेंग को देखते हैं। ज़ाइफो ने उसे पकड़ कर रखा है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जिस दिन हेजुन छत पर से गिरी थी उस दिन फेंग की ही क्लास चल रही थी और उसने उन चारों को ऊपर देखा था। जब ज़ाइफो केक लेकर अपनी बच्ची के पास पहुंचा तो उसे अधमरी हालत में पाया। वो बार बार सबसे एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाता रहा, मगर किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की, क्योंकि टीचर फेंग अच्छे से जानता था कि अगर हेजुन बच गई तो इस स्कूल की बहुत बदनामी होगी। उन बच्चों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने हेजुन के साथ ऐसा किया है, जिसमें प्रिंसिपल की बेटी एमजी भी शामिल है। ज़ाइफो अपनी बेटी को गोद में लिए अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जब उसने टीचर फेंग से उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी, उसे बताया गया कि वो कैमरा खराब है। कोई रास्ता ना पाकर उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी स्कूल का प्रिंसिपल पहले से मौजूद है, जहाँ उसे मदद करने के बजाय साफ साफ कह दिया गया कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है। मामला पानी की तरह साफ है। अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रिंसिपल ने ये सारा खेल रचा है। ये वर्तमान में आती है। वो टीचर फेंग से पूछ रहा है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इतना बड़ा विश्वासघात किया, क्या बिगाड़ा था हमने उसका। इतने में लियान पीछे से आकर ज़ाइफो पर वार करती है और पूछती है कि उसकी बेटी टोंग को उसने कहाँ छुपा कर रखा है। ज़ाइफो ने कहा कि मैंने उसे कब्र दे दी है। वो कब्र कहाँ है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। इस बात पर लियान उससे लड़ पड़ती है। दोनों के हाथापाई के बीच लियान को चोट लग गई और ज़ाइफो मिस्टर फेंग को लेकर वहाँ से निकल गया। बाहर निकलकर उसने देखा कि मिस जू कहीं दिखाई नहीं दे रही, मगर वो इस बात की परवाह किए बिना मिस्टर फेंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर मिस जू आकर लियान की मदद करती है और वो दोनों ज़ाइफो का पीछा करने लगते हैं। ज़ाइफो को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि लियान उसके पीछे है। इधर लियान को तेज गाड़ी चलाता देख जून उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर लियान रुकने वालों में से कहा थी। इस बात पे उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई और उनकी गाड़ी बीच रास्ते पर पलट गई। मिस जून की वही मौत हो गई, लेकिन लियान किसी तरह निकल आती है और ज़ाइफो तक पहुंचने में कामयाब हो गई। लियान ने उस पर हमला करते हुए पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। ज़ाइफो बोला, क्यों अब कैसा लग रहा है, मुबारक हो अपनी बेटी को खोने का गम। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, तुम भी नहीं। तुम सब एक जैसे हो, तुम सब ने अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ रखा है। इंसानियत के नाम पर धब्बे हो तुम लोग, और तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी है अब वो आजाद है। इतने में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसके साथ ही कहानी फिर से 5 साल अतीत में चली गई। एक दिन लियान कहीं बाहर से घर लौटी और अपने हस्बैंड को देखकर चौंक जाती है। उसका हस्बैंड उसे बुरी तरह पीटता है और पूछता है कि वो कहाँ गई थी, और ये सब कुछ उनकी मकान मालकिन मिस जून देखकर भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आती। इधर ज़ाइफो की गिरफ्तारी के बाद मीडिया की पूरी भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने जमा है। इसके साथ ही उन 3 गुमशुदा लड़कियों के माँ बाप भी वहाँ मौजूद है। वो ज़ाइफो से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जब पुलिस ने उससे टोंग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने टोंग को लियान के ही घर के पीछे एक नींबू के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। पुलिस को वहाँ पर छानबीन करने के बाद एक लाश बरामद हुई। इधर पुलिस ने टोंग के पेपर क्राफ्ट की गुत्थी भी सुलझा ली है। ये करके उन पेपर को खोलने पर उन्हें एक ड्राइंग दिखी जो कि किसी आदमी की थी। उसका गला कटा हुआ है और वो एक नींबू के पेड़ के नीचे सो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो दरअसल लियान का हस्बैंड है, जिसे लियान ने खुद मारकर अपने घर के पीछे बागीचे में दफना दिया और उसके ऊपर लगा दिए हैं कई नींबू के पेड़, जिसका फल वो सभी को बांटती है। जब पुलिस ने ज़ाइफो से पूछा कि तुमने जिस जगह की बात की थी वहाँ से लियान के पति की डेड बॉडी मिली है, मगर टोंग कहाँ है, ज़ाइफो बोला कि वो आजाद हो चुकी है। इधर पुलिस स्टेशन को घेरे लोग ज़ाइफो की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं और सभी के सामने ज़ाइफो ने वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर ली, जैसे कि उसके सारे काम अब पूरे हो गए हैं। अब जिंदगी में कोई और मकसद नहीं बचा। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस अफसर का बेटा
उन्हें 5 साल पहले की एक वीडियो दिखाता है, जिसके बारे में पूछने के लिए पुलिस लियान के पास आती है। और उस वक्त टोंग महज 9 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके सौतेले पिता यानी कि लियान के दूसरे पति ने उसका किया था। जब लियान ने ये देखा तो वो अपनी बेटी की मदद के लिए आगे बढ़ी, मगर उसके पति ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसके साथ मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब दूसरी बार वो आदमी टोंग के पास गया, टोंग ने कैंची उसके गर्दन में घुसाकर उसे वहीं मार डाला। लिया ने अपनी छोटी सी बेटी को बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने पति को अपने घर के पीछे गाड़ दिया। और इसीलिए उस दिन हेजुन को बचाते वक्त जब लियान ने अपनी बेटी के हाथ में कैंची देखा तो वो समझ गई कि आगे वो क्या करने वाली है। यही वजह थी कि वो उसे खींचकर वहाँ से ले गई। लियान पुलिस के हाथ पांव पकड़कर मिन्नतें करती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। वो टोंग को इस घटना से पूरी तरह दूर रखे। वो इस खून का इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहती है। दरअसल उस दिन जो हुआ उसका असर लियान पर भी पड़ा था। वो पूरी दुनिया से टोंग को बचा कर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि टोंग को कोई भी छुए, इसीलिए वो उसे मारती थी, पीटती थी ताकि वो अपनी बेटी को हमेशा सही रास्ते पर रख सके। यानी कि उस घटना का गहरा असर सिर्फ टोंग पर ही नहीं बल्कि लियान पर भी पड़ा था। पुलिस ने जब माँ के इन गहरे एहसासों को समझा तो उस वीडियो कैमरा के सबूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया ताकि आगे जाकर टोंग पर कोई उंगली ना उठाए। इधर हम टोंग को एक ट्रक के पीछे बड़े से बक्से से निकलते हुए देखते हैं। उसके पास हेजुन का वो पालतू कबूतर भी है। दरअसल जाइफू ने ही उसे यहाँ से दूर भेज दिया है। टोंग खुद यहाँ से दूर भागना चाहती थी, जाइफू ने बस उसकी मदद की। अभी तक अपनी बेटी की मौत की बदला लेने के लिए जाइफू ने जो कुछ भी किया, टोंग ने उन सब में उसका साथ दिया था। टोंग ने ही जाइफू को वो वीडियो कैमरा लाकर दिया जिसमें उन 3 लड़कियों ने हेजुन के जन्मदिन के दिन उसे खूब बुली किया और अंत में उसे मार डाला। क्योंकि टोंग भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने हर कदम पे जाइफू का साथ दिया। और दरअसल टोंग को मालूम था कि कोई छुपकर उनकी वीडियो बनाता है, इसीलिए उसने जाइफू के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग का नाटक किया। टोंग को मालूम है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है, लेकिन इंसान किसी के प्यार के बदले अपनी आजादी को नहीं गवा सकता। वो अपनी माँ के साथ भी घुट घुट कर जी रही थी। उसे अपनी माँ से, अपने अतीत से, अपनी हर चीज से आजादी चाहिए थी, इसीलिए वो घर से निकल आई। जाते जाते उसने उस कबूतर को भी उड़ा दिया, जो हमें दिखाता है कि अंत में जाइफू और हेजुन भी आजाद हो गए हैं। कहानी के अंत में हमें टोंग को एक जेल खाने में दिखाया गया और वो एक गीत गुनगुना रही है, मगर वो यहाँ कैसे पहुँची, शायद आगे की कहानी हमें इस फिल्म के 2nd पार्ट में पता चलेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।